गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10 के पार्ट 3 में तो हम लोग का है धातु एवं अधातु। इसका हम लोगों ने पहले 2 वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग धातु के भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर के बारे में हम लोग उसमें डिटेल चर्चा किए हुए हैं, और साथ में ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ और क्षार के साथ ये सारे अभिक्रियाएं जो है हम लोग उसमें विस्तृत रूप से किए हुए। आज हम लोग धातुओं की प्राप्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि धातु को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे। आज हम लोग उसका वीडियो देने जा रहे हैं। तो इसमें से धातुओं की प्राप्ति जो है, अब यहां पर है कि सर धातुओं को हम लोग जो प्राप्ति करते हैं वो लोग पृथ्वी के भू परपटी से प्राप्त होती है, जिसका हम लोग नाम देते हैं खनिज। पहला है खनिज। तो खनिज क्या है, किसे हम लोग खनिज कहेंगे, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हम लोग चर्चा किया पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। बहुत छोटा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि पृथ्वी के भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब आया क्या सर, अयस्क। इसका दूसरा है हम लोग को अयस्क। अयस्क किसे कहेंगे, तो जो पृथ्वी के भू परपटी से जो खनिज प्राप्त करते हैं और जो खनिज हम लोग को अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है, अधिक लाभकारी सिद्ध होता है, उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। यानी जिसको लोग कम खर्च में आसानी से प्राप्त करते हो और जिसका निकालना लाभकारी होता हो, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि पृथ्वी से प्राप्त की गई वह खनिज जिसको निकालना आसानी होता हो, कम खर्च में और अधिक लाभ होता हो, तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अब आता है सर गेंग। गेंग क्या है, गेंग। तो जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। कुछ खनिज जो है वो पृथ्वी में हम लोग स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है, बाद बाकी सभी खनिजों के साथ मिट्टी, बालू के कण उपस्थित होते हैं और उसी अशुद्धियों को हम लोग गेंग कहते हैं। यानी इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भू परपटी से प्राप्त होने वाले खनिजों में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गेंग कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आता है कि धातुओं का निष्कर्षण, जो हम लोग धातु प्राप्त करते हैं वो धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि धातु जो है केवल पृथ्वी के भू परपटी से ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि समुद्री जल से भी हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये सब कुछ ऐसी धातुएं हैं जो पृथ्वी के भू परपटी में भी पाया जाता है और साथ में समुद्री जल में अपने लवण के रूप में घुले रहते हैं। उससे भी हम लोग शुद्धिकरण करके उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं कि देखिए, जितने भी हम लोग तत्व जो है प्राप्त किए उसको हम लोग श्रेणी के अनुसार से बांट देते हैं। कुछ तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं। इसके बारे में हम लोग यहां पर एक डाटा हम लोग तैयार कर लें। देखिए, अब यहां पर देखिए कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि धातु इतना अभिक्रियाशील धातु है कि ये आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, जो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इतना ज्वलन होता है कि वो स्वतः आग पकड़ लेगा, यानी वो तुरंत आग पकड़ लेगा, इतना तेज अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद मध्यम में हम लोग आता है जिंक है, आयरन है, सीसा है, कॉपर है। ये सब सभी जो है हम लोग को मध्यम में है। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ये सब सभी क्या है हम लोग को सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब धातुएं जो है प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसका संचालन बहुत कम होता है क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब आ गया देखिए, तो इसको हम सजाए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इस श्रेणी में आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम।
मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु के अवयव चलाता है जिंक, आयरन, सीसा पीबी, कॉपर, और अब जो है सबसे आखिरी में है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है जब इसको आप सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा। किसी भी पाठ को आप अपना मित्र बना लीजिए, देखिए पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, और आप उसको हमेशा उससे दूर रहिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अब जो है अब हम लोग इसको जानेंगे। देखिए, तो ये हम लोग का है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के लिस्ट में है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। अब नीचे आ जाते हैं मध्यम में जिंक है, आयरन है, लेड है, सीसा, पीबी, कॉपर है। उसे नीचे आ जाएंगे, देखिए हम लोग का है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सब सारे जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अब लोग आगे आते हैं, तो इसका हम लोग शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो ये जो है मूल हम लोग को धातु में कार्बोनेट एस और सल्फाइड एस के रूप में ही पाया जाता है। धातु का या तो कार्बोनेट एस के रूप में रहेंगे या तो सल्फाइड एस के रूप में रहेंगे। तो उसका हम लोग शुद्धिकरण कैसे करेंगे, किन किन विधियों से हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, इसके लिए हम लोग को यहां पर जो है देखिए आपका पेज नंबर 56 में पूरा हम लोग को यहाँ पर ढांचा दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम शुद्धिकरण करेंगे। इसका पहले हम लोग चर्चा कर लें। अयस्क का सांद्रण, फिर हम लोग नीचे आएंगे, इसको 3 खंडों में बांट देंगे। पहला है कुछ अभिक्रियाशील धातुएं, कुछ अभिक्रियाशील धातुएं, इसे हम लोग गलित धातु का विद्युत अपघटन, धातु का विद्युत अपघटन, अपघटन। उसके बाद इसमें हम लोग प्राप्त होगा शुद्ध धातु। उसके बाद है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, अभिक्रियाशील धातुएं। अब इसमें से अब ये जो है इसको हम लोग 2 खंडों में कर देंगे। कारण है 2 खंडों में। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो है ये 2 अयस्कों में पाए जाते हैं। एक है कार्बोनेट अयस्क और दूसरा है सल्फाइड अयस्क। इन दोनों अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्क को हम लोग विस्थापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क को भर्दन किया जाता है।
और इन दोनों स्थितियों में हम लोग को धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण के द्वारा जानकारी लेंगे। उसके बाद धातु का अपचयन किया जाता है। धातु में अपचयन किया जाता है। उसके बाद हम लोग धातु का शोधन करते हैं। अब जो तीसरा है कम अभिक्रियाशील धातुएं। कम अभिक्रियाशील धातुएं, ये भी सल्फाइड एस के रूप में मौजूद रहते हैं। इसे सिर्फ हम लोग भर्जन करेंगे तो ये हम लोग धातु प्राप्त हो जाएगी और फिर धातु का हम लोग परिष्करण करेंगे। देखिए अब आते हैं इस डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम में हम लोग आते हैं तो कहता है कि इसको हम लोग मूल अयस्क के रूप में प्राप्त करेंगे। अयस्क का साधारण करेंगे। साधन का अर्थ हो गया कि जब अयस्क हम लोग को निकालेंगे तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहेंगी, मिट्टी रहेगा, धूलकण रहेंगे, तो उसे हम लोग धोएंगे, उसे छटनी करेंगे, उससे हटाएंगे। वो अयस्क का साधारण हुआ। अब उसको जो है अब इसमें से इसको 3 भागों में बांट देंगे। 3 भागों में बांटेंगे। यदि नंबर दें तो हम लोग को ज्यादा समझने में आसानी होगा। इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं, कम अभिक्रियाशील को, मध्यम को 2 नंबर दे देते हैं और उच्च अभिक्रियाशील को 3 नंबर दे देते हैं। अब हम लोग जो है यहां पर हम लोग पढ़े उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में से कौन है सर? अभी हम लोग उधर देखें, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। और मध्यम में, तो मध्यम में हम लोग चर्चा किए थे, तो मध्यम में जिंक है, आयरन है। ये देखिए मध्यम में जिंक है, आयरन है, पीबी, कॉपर। उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील में हम लोग आए थे सिल्वर, गोल्ड। ये धातु जो है ये उच्च अभिक्रियाशील है, ये मध्यम अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। अब एक करके हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पहले हम लोग आते हैं कि कम अभिक्रियाशील धातुएं। पहले 1 नंबर हम लोग चर्चा करें। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। 1 नंबर में हम लोग का है कम अभिक्रियाशील धातुएं। देखिए सिर्फ रट्टा मारने से ठीक तरह से जानकारी नहीं होने वाली है, इसलिए प्रत्येक के लिए हम लोग समीकरण लेंगे। केवल रट्टा मार लें कि ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, ये सब कम अभिक्रियाशील है या Hg है, इसे हम लोग जानेंगे। इसको समीकरण के माध्यम से जानेंगे। उसी तरह से मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में माध्यम से जानेंगे। ये हम लोग कार्बोनेट अयस्क को निष्ठापन करते हैं, सल्फाइड अयस्क को भर्जन करते हैं और दोनों विधियों में से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। हम लोग समीकरण के माध्यम से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में जो है कम अभिक्रियाशील धातुएं। अभी जैसे हम लोग चर्चा किए जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे HGS सिनोबार जिसको बोलते हैं, देखिए मरकरी का जो अयस्क है HGS जिसका नाम है सिनोबार। ध्यान दीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मरकरी का जो अयस्क है वो क्या नाम है सर उसका? मरकरी सल्फाइड के रूप में क्या है सर इसका? सिनोबार। तो ये इस स्थिति में देखिए पहले क्या करेंगे इसको हम लोग, ये जो देखिए सल्फाइड अयस्क, ये देखिए इसका सल्फाइड अयस्क है। अब इसको हम लोग भर्जन करेंगे। तो पहले हम लोग जान लें कि निष्कापन और भर्जन है क्या। पहले हम लोग ये जान लें
तो पहले हम यहां पर ये जान लें कि निस्तापन और भर्जन आखिर है क्या। निस्तापन और भर्जन है क्या, किसको कहेंगे निस्तापन और किसको कहेंगे हम लोग भर्जन। तो हम लोग जानते हैं, यहां पर हम लोग को देखिए इस पेज में कहता है कि सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग भर्जन कहते हैं। पहले भर्जन में है, कहता है कि सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे। इसको क्या लिखेंगे भर्जन में कि सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। इसका समीकरण हम लोग देंगे भी बाद में, ये परिभाषा नोट कर लीजिए। और निस्तापन किसमें सर, कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है और इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट गैस में क्या है सर, भर्जन की स्थिति में आपका वायु सीमित नहीं है, वायु आप एक्स्ट्रा डालिए, लेकिन निस्तापन में क्या है, वायु मेरा सीमित है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे। तो अब यहां पर हम लोग आगे आते हैं। अब जो हम लोग आगे हैं, देखिए कार्बोनेट गैस को निस्तापन किए, सल्फाइड गैस को हम लोग भर्जन की प्रक्रिया किए। तो अब हम लोग यहां आ रहे थे कम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, इसका हम लोग कैसे अभिक्रिया देंगे। देखिए जैसे हम लोग को मर्क्यूरिक सल्फाइड से अब हम लोग को प्राप्त करना है, मर्क्यूरिक तो कैसे प्राप्त होगा, तो HGS, देखिए क्या प्रक्रिया अपनाए हम लोग भर्जन में, और भर्जन में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें अतिरिक्त वायु देंगे, इसको हम लोग हीट करेंगे, तो हम लोग को Hg प्लस HgO यानी धातु ऑक्साइड, ये देखिए भर्जन की प्रक्रिया में क्या बना, धातु ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, ये हम लोग गैस बन गया सल्फर डाई ऑक्साइड। अब जरा इसको हम लोग संतुलित कर लें। ऑक्सीजन यहां पर 2 और 1 3 है, यहां पर मेरे पास 2 है, यदि हम लोग 3 कर रहे हैं 3 दूनी 6, तो यहां पर 2 है और यहां पर हम लोग आते हैं, ये हम लोग का 2 हो जाएगा, फिर यहां पर 2 कीजिए, सल्फर भी 2 हो गया, यहां पर 2 ले आते हैं, इस प्रकार से हम लोग को बैलेंस हो गया। अब जो है फिर पुनः फिर इसको हम लोग एक्स्ट्रा हीट करेंगे, इसको HgO, ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तब हम लोग को धातु प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगी। देखिए अब ये हम लोग को धातु प्राप्त हुआ, क्या धातु प्राप्त हुआ हम लोग को, Hg। तो ये है हम लोग का कम अभिक्रियाशील धातु। तो कम अभिक्रियाशील धातु जैसे देखिए HGS जो है, जिसका नाम है सिनबार जिसको बोलते हैं, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ज्यादा हम लोग हीट किए, तो देखिए धातु ऑक्साइड का यानी HgO धातु ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर इसको पुनः जो है फिर हम लोग दोबारा इसको हीट किए और हीट करने से हम लोग धातु और प्लस में ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये हम लोग को पहला जो कॉलम था, हम लोग को ये पहला पॉइंट था, कम अभिक्रियाशील धातुओं का संशोधन देखिए इस प्रकार से करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का संशोधन कैसे करेंगे। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का संशोधन कैसे करेंगे सर, तो कार्बोनेट गैस के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग निस्तापन करेंगे। धातु यदि सल्फाइड गैस के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग भर्जन करेंगे। और दोनों स्थितियों में क्या प्राप्त होगा हम लोग को, धातु ऑक्साइड। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में मध्यम अभिक्रियाशील धातु में, तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु में हम लोग जो है एक धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। देखिए जिंक जो है कार्बोनेट एस में भी होता है ZnCO3 और सल्फाइड एस में होता है ZnS। तो दोनों स्थितियों में जब जिंक कार्बोनेट एस के रूप में रहेगा तो ये हम लोग निस्तापन करेंगे, और जब जिंक अपने सल्फाइड एस में रहेगा तो उसको हम लोग भर्जन करेंगे। तो इनको दोनों स्थितियों में, तो पहले जो है हम इसको कार्बोनेट एस में लेते हैं, कार्बोनेट एस में, किसके लिए सर, जिंक कार्बोनेट।
अर्थात ZnCO3, ZnCO3 तो यहां पर लिख सकते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक जो है जब वो कार्बोनेट गैस के रूप में हो तो जिंक कार्बोनेट के गैस में रहेगा, तब क्या करेंगे सब लोग? निस्तापन। क्या हम लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं? निस्तापन में। तो निस्तापन हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ इसको हीट करेंगे, इसमें अतिरिक्त वायु की आवश्यकता नहीं है, इसमें अतिरिक्त वायु हम लोग नहीं लेते। तब जो है ये हम लोग को प्राप्त होता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, निस्तापन किए तो क्या प्राप्त हुआ सर? धातु ऑक्साइड। धातु क्या है? यहां पर जिंक है, इसको निस्तापन हीट किए तो प्राप्त हुआ धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड अर्थात जिंक ऑक्साइड। ये मेरा धातु है। अब जो है पुनः इसको फिर हम लोग इसको हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड को। जब जिंक ऑक्साइड को पुनः जब हम लोग हीट करेंगे तो प्राप्त होगा जिंक प्लस ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग इसको समीकरण को संतुलित कर लें। तो धातु का अपचयन करेंगे, धातु का अपचयन करेंगे तो यहां पर ध्यान देना है। तो जिंक ऑक्साइड जब इसका अपचयन करेंगे तो किसी भी धातु के अपचयन में कार्बन प्रमुख भूमिका निभाती है। किसी भी धातु ऑक्साइड को जब हम लोग उसको अपचयन करेंगे तो कार्बन उसमें प्रमुख भूमिका जो है निभाती है। तो यहां भी कार्बन हम लेंगे तो ये जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहां पर, तो अब यहां पर जो हम लोग का है ये सॉलिड के रूप में है, ये हम लोग का सॉलिड है एस, और ये भी हम लोग का ठोस सॉलिड है। यहां पे हम लोग को सॉलिड प्राप्त हो रहा है और ये हम लोग को गैस प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर आगे देखिए, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये अपचयित हो जाता है, ऑक्सीजन इससे मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और ये जिंक हम लोग को अलग हो गया। इस प्रकार से जिंक धातु प्राप्त हुई। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि चाहे कार्बोनेट गैस के रूप में हो, चाहे सल्फाइड गैस के रूप में हो, चाहे निस्तापन करें, भर्जन करें, धातु ऑक्साइड से धातु का अपचयन करें, धातु का शोधन करें, लेकिन वो शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती और पुनः इन धातुओं को फिर हम लोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब धातु जो है शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। यहां जो प्राप्त है सर ये शुद्ध है, ये गारंटी नहीं है कि जिंक मेरा शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ, इसको फिर हम लोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया अपनाएंगे। तो अब जो है सर ये कार्बोनेट गैस के बारे में आए। अब जब ये सल्फाइड गैस में यदि हो तब क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्क में यदि हो अर्थात जिंक सल्फाइड ZnS। देखिए जिंक सल्फाइड में क्या किए हम लोग? इसको भर्जन किए। देखिए इस प्रक्रिया में हम लोग भर्जन किए, ZnS प्लस O2, इसमें अतिरिक्त वायु दे रहे हैं तो ZnO प्लस SO2। देखिए क्या बना हम लोग को? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। अब जो है अब इसको जरा सा हम लोग बैलेंस कर ले समीकरण को। देखिए ये बैलेंस हो गया। तो यहां अतिरिक्त वायु दिए, क्योंकि भर्जन में हम लोग अतिरिक्त वायु दे सकते हैं, तब प्रक्रिया होती है भर्जन की, और निस्तापन में हम लोग सीमित वायु में हीट करते हैं। अब आगे आते देखिए, तो इस प्रकार से जिंक सल्फाइड अयस्क जो है, जिंक का जो सल्फाइड अयस्क है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम लोग हीट किए तो धातु ऑक्साइड बनाया। देखिए जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग भर्जन की प्रक्रिया अपनाए, धातु ऑक्साइड ZnO बना, फिर धातु में फिर अपचयन करेंगे, धातु को फिर हम लोग जो है अपचयन करेंगे। तो धातु से जब ये प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे तो ये कार्बन की भूमिका है। देखिए सेम कंडीशन जो यहां है वो यहां पर है। तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग को प्राप्त हुआ। तो दोनों स्थितियों में कार्बोनेट गैस को तो निस्तापन की प्रक्रिया अपनाएंगे, सल्फाइड गैस को तो हम इसमें भर्जन की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों स्थितियों में हम लोग को जिंक प्राप्त हुआ। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं
अब जैसे इससे जो धातु हम लोग को प्राप्त हुआ, देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातु एक सियोरेशन की धातु गलित धातु का विद्युत अपघटन का प्रक्रिया अपनाएंगे। अभी जो इसको हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। अभी हम लोग कॉपर का जो है विद्युत अपघटन प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। अभी कॉपर का शुद्धिकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है सर धातुओं का परिष्करण में ये जो विद्युत अपघटन प्रक्रिया विधि है, इसमें से कॉपर का किया हुआ आदि, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आगे आते हैं। तो हम लोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया विधि में पहले इसका हम लोग और डायग्राम जान लें। इससे पहले एक है सर हम लोग को थर्मिट अभिक्रिया। क्या है थर्मिट अभिक्रिया? तो कहता है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो है रेल के पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरार को जोड़ने के लिए जो किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अब जो है सर हम लोग इसके आगे आते हैं। इसके आगे आते हैं, कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कैथोड एनोड बना करके जो यहाँ पर है सर देखिए इस प्रकार से किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसको हम चर्चा करेंगे। हासिल कॉपर है, कॉपर का संशोधन में एक हम लोग टेक्स्ट ले लिए और इसमें से कॉपर सल्फेट, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब उसके बाद हम लोग यहां पर धातु का 2 रड ले लेंगे। दोनों हम लोग का ऊपर का रड है। एक को हम लोग एनोड बनाए और दूसरा को हम लोग कैथोड बनाए। देखिए अब जो है इसे हम लोग प्लग कुंजी से जोड़ देंगे, क्योंकि सर विद्युत धारा प्रोवाइड करनी है तो प्लग कुंजी तो लगेगा ही, स्वाभाविक है। एक प्लस और एक माइनस। Cu2 प्लस का समझ गए होंगे कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो अब यहां पर जो है हम लोग आगे आएंगे। इस विधि में कॉपर के विद्युत अपघटन विधि में कहता है, देखिए पहले यहां पर कहता है कि कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ये तीसरा नंबर है सर हम लोग को। सबसे कम अभिक्रियाशील में है, सबसे कम अभिक्रियाशील में है गोल्ड भी है आपका, और सिल्वर भी है, निकेल भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है। याद रहे कि कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि का जो परिष्करण है, शुद्धिकरण जो है, वो हम लोग को विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। अब यहां पर कहता है कि इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। कॉपर का जो अशुद्ध धातु है उसे हम लोग क्या बनाएंगे? एनोड। अर्थात ये हम लोग का है अशुद्ध धातु।
अशुद्ध धातु, और ये हम लोग का है शुद्ध धातु। तो कॉपर का शुद्ध धातु को बनाते हैं कैथोड और अशुद्ध धातु को बनाते हैं एनोड। और अम्लीय कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, ये देखिए, इसको हम लोग प्रयोग किए यहां पर विद्युत अपघट्य के रूप में। देखिए, तो अब यहां पर कहता है धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। अभी कहता है विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जब यहां पर स्विच दबाएंगे, प्लग दबाएंगे, विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी इसमें से, तो तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। एनोड पर जो अशुद्ध यहां पर ये जो इसमें लगा हुआ है अशुद्ध धातु, जैसे यहां पर जो रड डाले, जैसे हम लोग इसमें स्विच देंगे ये पिघलना शुरू हो जाएगा, और इसमें जितना भी पिघला हुआ जो आपका अशुद्धियां है वो इसके नीचे तली में बैठ जाएगा। ये पिघलना शुरू हो गया, इसके तली में बैठ गया, और ये इसको क्या बोलते हैं सर? अपदर्भ, जिसको बोला जाता है एनोड पंख। अब जो इससे जो शुद्ध धातु है वो कैथोड में निक्षेपित हो जाएगा, इधर जमा हो जाएगा, इस भाग में ये इस प्रकार से ये निक्षेपित हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। इस प्रकार से कॉपर का हम लोग का शुद्धिकरण हो जाती है। क्या हम लोग है सर कि एक हम लोग टैंक लिए, कॉपर सल्फेट का विलयन लिए। अब यहां पर सर देखिए, कॉपर का 2 रड लिए, एक लिए अशुद्ध और दूसरा लिए हम लोग अशुद्ध। अशुद्ध को हम लोग एनोड बनाए, शुद्ध देखिए कैथोड बनाए, और जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित किए तो इसमें जो अशुद्धियां हैं सभी पिघलने लगता है, धीरे धीरे पिघल करके यहाँ पर गैंग जमा हो जाती है, और जिसको एनोड पंख बोलते हैं, जो शुद्ध धातु है वो कैथोड में निक्षेपित हो जाती है। और ये जो निक्षेपित धातु है, इस प्रकार से हम लोग शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। और अभी हम लोग चर्चा किए थे कि चाहे कार्बोनेट एसिड में हो, चाहे सल्फाइड एसिड में हो, हम लोग निस्तापन भर्जन से या अपचयन से, कार्बन से उसको अपचयन करने पर भी वो शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त हुआ। लास्ट में हम लोग क्या किया, उसको विद्युत अपघटन परिश्रम के विधि से शुद्ध धातु हम लोग प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया ये? अब जो है सर हम लोग अगला टॉपिक है, यहां पर खनिज अयस्क गेंग, खनिज अयस्क गेंग की परिभाषा दें, ये भी हम लोग कर चुके पीछे। अब कहता है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये ऐसे धातुएं हैं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। धातु को उसके ऑक्साइड से, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन सा हम लोग करते हैं, कौन सा रासायनिक प्रक्रम करते हैं? धातु को देखिए ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या अपचयन करते हैं। धातु ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ हम लोग को निस्तापन भर्जन में, उसके बाद क्या किया हम लोग को अपचयन किए, तब हम लोग को धातु प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए अब यहां पर है अगला टॉपिक है हम लोग को संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी धातु को, उदाहरण ले लीजिए जैसे लोहे को लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वायु की आर्द्रता से संपर्क करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसके कारण उसकी ऊपरी परत भूरी पड़ जाती है, पपड़ी जम जाती है। उसे जब तुम जोर से ठोके या हिलाए डुलाया जाए तो क्या होता है, उसकी पपड़ी उचड़ने लगती है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। आता ये सीधा आंसर कहा जा सकता है कि धातु को लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देने से वो वायु की आर्द्रता में संपर्क करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसके कारण उसके ऊपरी परत में भूरी या काली रंग की पपड़ी परत जम जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्लियर हो गया ये? अब यहां पर है सर जंग, देखिए सर सेम वही है, वही टॉपिक है। लंबे समय तक आग वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। सेम परिभाषा हम लोग का है। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए अब इसमें है सर कि असत लेपन क्या है, अन्य संक्षारण से सुरक्षा। धातुओं को जब संक्षारित हो रही है तब उसको लोग सुरक्षा कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? तो कहता है कि पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और असत लेपन की प्रक्रिया करके हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं की सुरक्षा जो है किया जा सकता है। किससे? संक्षारण से। धातुओं को संक्षारण से सुरक्षा के लिए कौन कौन सी विधि है सर? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और असत लेपन। तो असत लेपन है क्या, क्या कहेंगे असत लेपन? तो यहां पर कहता है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग असत लेपन कहते हैं। लोहे हो गया या इस्पात हो गया, उसके ऊपर में जिंक का हम लोग पतला परत चढ़ा देते हैं,
क्योंकि जिंक जो है सर कम अभिक्रियाशील धातु है, उसको ऊपर से कवर कर लेता है, ढक लेता है, इससे वायु से वो अभिक्रिया नहीं करता है, वायु की आर्द्रता से अभिक्रिया नहीं करता है। तो उसके नीचे जो हम लोग जिस पर पतली परत चढ़ाए हैं, लोहा या जिंक, लोहा है या इस्पात है, तो क्या है वो संक्षारित नहीं होता है। तो क्या कहता है यहाँ पर कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को असंतुलिपन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे सर एक और टॉपिक है, वो है तो मिश्रातु। देखिए मिश्रातु क्या है, तो कहता है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। समांगी मिश्रण कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण? जब दो या दो से एक निश्चित अनुपात में हम लोग तत्वों यौगिकों को मिलाते हैं तो एक तीसरा कलर उसको चलाता है, यानी पूरा वो घुल जाना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाता है हम लोग को समांगी मिश्रण। विषमांगी दोनों को घोले, दो तत्वों में से दोनों अलग अलग हो, जैसे हम लोग बालू हो गया, पानी हो गया, इसको हम लोग घोलेंगे तो क्या कहलाएगा वो हम लोग को विषमांगी, वो अलग अलग है। समांगी जिसको घोले तो एक कलर में चला है, दो तत्व मिल करके वो एक ऐसे घोल कर तैयार करे जिसमें से दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाए, उसका एक अलग तीसरा रंग हो जाता है। तो यहां पर कहता है कि मिश्रातु में दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, अब यहां पर ऐसे कुछ मिश्रातु के हम लोग यहां पर एग्जांपल हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग आता है यहां पर कि तांबा एवं जस्ते को जब हम लोग इसको हम लोग मिश्र करते हैं, इसको मिलाते हैं, तांबा और जस्ता, देखिए तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो ये हम लोग को बनता है सर पीतल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पीतल किसका किसका मिश्रातु है, तांबा प्लस जस्ता का। एक और है हम लोग को, वो है सर तार एवं टीन। देखिए तार एवं टीन जब मिलता है तो ये हम लोग को बनता है, इसका मिश्रातु बनता है कांसा। ये हम लोग को बनता है कांसा। तार और टीन का जो मिश्रातु है वो क्या है सर हम लोग को कांसा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगले प्रश्न में यहां पर कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धातु ऑक्साइडों के निम्न धातु के साथ गर्म किया गया तो क्या होगा। तो हम लोग पीछे अध्याय में थोड़ा सा आएंगे तो इसके बारे में चर्चा किए हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। 2 नंबर में है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो आसानी से संचारित नहीं होती है। जैसे कॉपर होगी, गोल्ड हो गया, कॉपर नहीं है सर, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है। और मिश्रातु क्या है, अभी हम लोग इसको चर्चा किए कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्रातु कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसका 2 एग्जांपल दे दीजिएगा। जैसे तांबा प्लस जस्ता का जो मिश्रातु बना पीतल, तार एवं टीन का मिश्रातु बना कांसा। अब आगे हम लोग अध्याय में आते हैं और अध्याय में हम लोग प्रश्नों को चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं, इधर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। देखिए अभ्यास में, देखिए इस चैप्टर का जो अभ्यास है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, तो इनका ए नंबर में है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप कैसे विभेद करेंगे। सर हथौड़ा चोट मार के देखेंगे, स्वाभाविक है, जो आघात वर्ध तन्य होगा वो धातु कहलाएगा, जो टूट जाएगा वो अधातु कहलाएगा। बहुत सारा इसमें है। बैटरी दिया है, बल्ब दिया है, उसको तार लोग कनेक्शन करेंगे। जिस धातु से करंट हम लोग को पास होगा, यानी जिस पदार्थ हम लोग लगाएंगे जिससे करंट पास होगा वो धातु की श्रेणी में आ गया, जिससे नहीं पास होगा वो अधातु की श्रेणी में आ गया। तो उम्मीद है ये बहुत ही आसान है। अब आगे है कि धातु एवं अधातु विभेद के लिए परीक्षणों का उपयोगिताओं का आकलन कीजिए, यानी जितने भी हम लोग परीक्षण करेंगे उसको एक टेबल बना करके और हम लोग उसको लिखते जाएंगे। जैसे भी हथौड़े का उपयोग किए तो उसे कैसे भिन्न किए, और विद्युत का प्रवाह किया, यानी बैटरी, बल्ब, तार, स्विच को लगा करके जब प्रवाह किया तो उससे हम लोग कैसे किए। कुछ धातु से करंट पास होगा, कुछ से नहीं पास होगा, ठीक है। तो जिससे पास होगा वो हम लोग को धातु कहलाएगा, जिससे पास नहीं होगा वो अधातु कहलाएगा। तो इसको टेबल एक तैयार कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 6 या थोड़ा सा इधर से 6 से थोड़ा नीचे जो क्वेश्चन है थोड़ा हल्का सा जो है 5 से थोड़ा टफ है। जैसे 6 नंबर में कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तब पीछे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में चर्चा किए थे अगले वीडियो में।
तो क्या है सर, कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड है जिसका अभिलक्षण अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड जिसका अभिलक्षण अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल में देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, एग्जांपल में लोग लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये सभी क्या कहलाते हैं सर हम लोग को, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये हम लोग को कहलाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे में अभी परिभाषा बताया उसको लिख करके। अब जो है सर आगे कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकती। दो धातु का नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता हो, और दो धातु ऐसे लेंगे जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता हो। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले वीडियो में लोग चर्चा किए कि कोई धातु जो है किसी का विस्थापन कैसे करता है, कब करता है। देखिए हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए मान के चलिए ये हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जितने भी अभिक्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु देखिए, तो ये हम लोग को देखिए हाइड्रोजन से जितना अभिक्रियाशील धातु ऊपर में रहेगा वो हाइड्रोजन को उसके तनु अम्ल से विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये इधर तेज है, ये लोग अभिक्रियाशील में आगे हैं। जैसे हम लोग लेते हैं सर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है सर श्रेणी में, अभिक्रियाशील में। एल्युमिनियम है, अब इसी के नीचे चल जाएंगे सर तो सोना है, चांदी है, ये हाइड्रोजन से नीचे अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का जब हम लोग श्रेणी बनाए थे पहला वीडियो में ध्यान दीजिएगा तो देख लीजिएगा, तो अभिक्रियाशील को क्या किए थे हम लोग, सबसे जो तेज अभिक्रियाशील था हम लोग ऊपर से आ रहे थे, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, सबसे ऊपर से जा रहे थे और नीचे आ गया था गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारा है। तो जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है वो हाइड्रोजन को इसके तनु अम्ल से विस्थापित कर देगा, और जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है तो सर ये सवाल ही नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन है। ये देखिए सोना और चांदी ये सबसे कम है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये संभव ही नहीं। लेकिन हाइड्रोजन से जो तेज ज्यादा अभिक्रियाशील है जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, तो इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसके तनु अम्ल से क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 7 नंबर। तो दो धातुओं में से कौन कौन सा है, यहां पर जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तनु अम्ल से H2 को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको विस्थापित कर देगा। जैसे हम लोग आते हैं जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। देखिए हाइड्रोजन को क्या किया, विस्थापित कर दिया। यहां जो हाइड्रोजन था इसे इसको हटा दिया, यहां पर 2 से गुना कर देते ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम का है, लेकिन अब यहां पर जो है सोना और चांदी, दूसरा इसका जो है Au और Ag हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए तनु अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये विस्थापित नहीं करेगा। मेरे ये समझ में आ गया होगा, ये अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यहां पर हम जोड़ देंगे सर
यहां पर, इसलिए तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, अधिक कम अभिक्रियाशील है इसलिए हाइड्रोजन को ये विस्थापित नहीं करेगा। ये आंसर क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटनी किसे बनाएंगे? अभी हम लोग चर्चा की, सब देखिए यहां पर लोग चर्चा है, क्लियर है ये? कितना क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, 8 के लिए क्लियर है। किसी भी धातु के लिए एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटनी किसे बनाएंगे? तो सर एनोड किसको बनाएंगे? अशुद्ध धातु को हम लोग एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु को हम लोग कैथोड बनाएंगे, और अम्लीकृत कॉपर सल्फर विलयन जो धातु लवण है उसको हम लोग क्या बनाएंगे? विद्युत अपघट्य। तो हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को एनोड, शुद्ध धातु को कैथोड और धातु जो लवण है उसको हम लोग विद्युत अपघट्य बनाएंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रश्न दिखाया गया है बुक में। अब कहता है उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया, उल्टा करके। तो पहले सर यहां पर बात है कि सल्फर चूर्ण मतलब सल्फर गर्म करेंगे सर ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। क्या बना हम लोग को? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। ये हम लोग का मूल समीकरण हो गया, क्योंकि सर सल्फर के चूर्ण को हम लोग हीट कर रहे हैं तो कौन सा गैस बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका ए नंबर क्वेश्चन कहता है, इसका ए नंबर कहता है कि गैस की क्रिया क्या होगी? ए का पहला सूखे लिटमस पत्र के साथ। देखिए ए का पहला है सूखे लिटमस पत्र के साथ, यहां पर लिखेंगे SO2 सूखे लिटमस पत्र के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। यह अभिक्रिया करेगा ही नहीं, इसके साथ कोई रिएक्शन हम लोग को और परिणाम होगा ही नहीं। सूखे लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अब दूसरा में इसका है कि आर्द्र लिटमस पत्र के साथ क्या करेगा? तो आर्द्र लिटमस पत्र के साथ जो है SO2 अभिक्रिया करेगी। देखिए SO2 आर्द्र लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया करके आर्द्र लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कर लिटमस पत्र का रंग जो है, पत्र के रंग को लाल कर देता है। देखिए यहां से SO2 जो है वो सूखे लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया नहीं किया, लेकिन सेकेंड में क्या है कि SO2 आर्द्र लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कर लिटमस पत्र के रंग को लाल कर देता है। क्या कारण है सर, क्यों इसके साथ अभिक्रिया किया? तो आर्द्र मतलब इसमें जल की मात्रा है, तो जल की मात्रा में देखिए जब SO2 जो है जब जल से अभिक्रिया करेगा तो सर ये बनाएगा H2SO3। ये इसका विलक्षण होता है अम्लीय, एक प्रकार का ये अम्ल है, ये अम्लीय विलक्षण होती है। और अम्ल क्या करता है कि लिटमस पत्र के रंग को बदल देती है। तो ये जो है इसलिए SO2 आर्द्र लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया कर लिटमस पत्र के रंग को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अभी क्लियर हो गया। अब आगे आता है सर क्वेश्चन नंबर बी में। इसी का क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि ऊपर में जितने भी हम लोग प्रयोग किए, जितने भी अभिक्रिया हुआ उसका समीकरण लिखिए। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला अभिक्रिया क्या था सर हम लोग को? पहला अभिक्रिया था कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर ठोस है। अब जो है फिर दूसरा हो गया कि फिर ये सेकेंड वाला में क्या बना सर कि सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया किया, आर्द्र से अभिक्रिया किया तो बना H2SO3 जिसका विलक्षण होता है अम्लीय।
ये हम लोग का हो गया समीकरण। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बतलाइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके कौन कौन से, अभी हम लोग पीछे भी तुरंत चर्चा किए थे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, तेल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, पेंट करेंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नलिखित है। पहला है तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, और दूसरा है धातु यानी लोहे इस्पात या फिर लोहे धातु में जिंक जैसे धातु का निक्षेपित करके यानी असत लेपन प्रक्रिया से। यानी इसका आंसर लिखेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित दो तरीके हैं। पहला ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर और तेल लगाकर। दूसरा धातु की ऊपरी परत पर जिंक का प्रचुरा देंगे यानी धातु के निक्षेपित करके उसको जंग से हम लोग बचा सकते हैं। अब जो आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ये हम लोग वीडियो नंबर दूसरा वीडियो था उसमें हम लोग चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। हम लोग जानते हैं कि अधातु जो है वो जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसका जो ऑक्साइड है या तो अम्लीय होती है या फिर उदासीन होता है। ठीक है, तो अधातु के साथ अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसका हम उदाहरण दें, जैसे सल्फर मेरा धातु है सर, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगी। और पुनः देखिए यही समीकरण हम लोग ले रहे हैं सर, यहां से सल्फर फिर जल से जब अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हम लोग बन जाएगा H2SO3। ये हो गया हम लोग का अम्लीय ऑक्साइड। देखिए तो कैसा ऑक्साइड बना है ये, अम्लीय। और क्या है सर, ये उदासीन भी बनाता है। जैसे हाइड्रोजन जब जल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा H2O बनाएगा। देखिए तो ये क्या हो गया हम लोग को, उदासीन। क्लियर हो गया कि अधातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो उसका जो ऑक्साइड बनता है वो अम्लीय होती है और उदासीन होता है। अभी नीचे आते हैं सर, कारण बताइए। देखिए कारण बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग कहा है सर कारण बताइए, हेडलाइन दे दिया है कारण बताइए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कारण बतलाइए। हेडलाइन दिया हुआ है कारण बताइए। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्या क्या कारण है सर, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी में आघात वर्ध्यता और तन्यता की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है। इसको खींच करके हम लोग पतले तार बना सकते हैं, पीट करके एकदम पूरा पतला चद्र बना सकते हैं। और दूसरा हो गया कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ये आसानी से संचारित नहीं होता है। यदि कोई महंगे कोई जेवर ले, अधिक पैसा लगाए और वो यदि वो संचारित हो जाए तो फिर वैसे धातु का आभूषण वो क्यों बनाए। तो ऐसे धातु का आभूषण बनाएगा वो कि जो लंबे समय तक चले, कम संचारित हो और उसका अपना जो चमक है वो लंबे समय तक बने रहे। तो ऐसे धातु कौन है सर, जो सबसे कम अभिक्रियाशील, जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं कि प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी आघात वर्ध्यता एवं तन्यता की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है। यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में से एक है और यह आसानी से संचारित नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया ये। अब आगे सर कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्या कारण है। कारण बताना है कि सोडियम, पोटेशियम यानी 12 का बी नंबर क्वेश्चन में है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों।
हम जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसे खुले वायु में छोड़ देंगे तो वायु की आर्द्रता से संपर्क में आएगा और वो जलना शुरू कर देगा, अपने आप ही अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। ठंडे जल में रखेंगे तो ठंडे जल में भी तेजी से अभिक्रिया करता है। ये हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से समीकरण के रूप में हम लोग चर्चा किए हैं। तो ये सुरक्षित कैसे रहेगा? तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसको तेल के अंदर में संग्रहित करते हैं। और इसका आंसर लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन और ठंडे जल के भी साथ अभिक्रिया करके स्वतः जलने लगती है, स्वतः अभिक्रिया करके वो जलने लगती है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि वो तेल से अभिक्रिया नहीं करती है। अब जो आगे है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं सर कि एल्युमिनियम आघातवर्धकता और तन्यता की गुणवत्ता इसमें भी बहुत अधिक है। इसको हम लोग तरह तरह के डिजाइन बना सकते हैं। दूसरा हो गया कि एल्युमिनियम ऊष्मा का सबसे अच्छे चालकों में से एक है। ये ऊष्मा को बड़ी आसानी से स्थानांतरित कर देता है, ये ऊष्मा की बचत करता है। यदि एल्युमिनियम के बर्तन को तली को हम लोग यदि गर्म करें तो ऑटोमेटिक उसका ऊपर वाला भाग जो है गर्म हो जाता है। इससे क्या हुआ कि ये ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, जिससे कारण हम लोग खाना जो है चारों बगल में बराबर से पकता है। इसलिए हम लोग इसका सीधा आंसर दे सकते हैं कि एल्युमिनियम आघातवर्धकता और तन्यता की गुणवत्ता अधिक होती है। एल्युमिनियम ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, ये ऊष्मा को हम लोग को बचाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में करते हैं। और एल्युमिनियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये भी एक कारण है हम लोग को। तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब जो है आगे सर डी नंबर इसका 12 का डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो निष्कर्षण प्रक्रम में बिंदु आ रहे थे कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हम लोग निष्तापन और भर्जन की प्रक्रिया अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी धातु को सीधे तौर पर उसके अयस्क से शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब तो इसलिए उसे हम लोग उसको निष्तापन और भर्जन की प्रक्रिया अपनाते हैं, ताकि उससे धातु ऑक्साइड उसका प्राप्त हो सके। और धातु ऑक्साइड को फिर अपचेत कर देते हैं तो फिर हम लोग को धातु प्राप्त होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि किसी भी धातु को उसके अयस्कों से सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त करना बहुत आसान, बहुत कठिनाई है। इसलिए उसे निष्कर्षण और निष्कर्ष प्रक्रम में हम लोग का है कि कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, या परिवर्तित कर देते हैं। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 क्या कहता है। 13 कहता है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो हम जानते हैं सर तांबा क्या है, हम लोग का धातु है, और इमली और जो खट्टे पदार्थ है वो क्या है सर, हम लोग को अम्ल है, उसमें अम्ल की गुणवत्ता है। हम जानते हैं कि खट्टे पदार्थ जो है यानी अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण का निर्माण करती है। हम जानते हैं तांबे के बर्तन को जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देंगे तो वो वायु की आर्द्रता से अभिक्रिया कर ऊपर में एक हरी रंग का पतली परत जो है जम जाती है। उसका तांबे के बर्तन ऊपर देखिएगा हरे रंग का पतला परत जम जाता है। तब इसमें क्या होगा कि जब उसमें इमली का रस वगैरह डालते हैं या कोई खट्टे पदार्थ का डालते हैं तो क्या करता है, नींबू का जैसे रस डालते हैं तो क्या करता है, उस बर्तन में जो हरी पदार्थ जो लगा हुआ है, जो धातु है, सब तांबा धातु है, मेरा धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो धातु लवण का निर्माण करता है। और वो धातु लवण को हम लोग आसानी से उसे हटा देते हैं, ऊपर से हटाया जा सकता है, जिससे कारण उसमें जो जमा है हरा परत वो हट जाता है। वो धातु फिर पूरा जो है पूर्ण रूप से पहले जैसा चमकना शुरू हो जाता है। तब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि तांबा एक धातु है, जबकि नींबू या इमली का रस अम्ल है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण का निर्माण करती है, जिससे कारण धातु के ऊपर जमी पपड़ी गंदगी जो है वो आसानी से हट जाती है और धातु पुनः पूर्व की तरह चमकना शुरू कर देता है। इसका आंसर हो गया। अब आगे आते क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। कहता है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर देखिए
तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम लोग पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग उसको चर्चा कर चुके हैं, उसका आप लोग देखिएगा तो आप लोग उसमें से पूरा डिटेल उसमें जानकारी मिलेगी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो है धातु और अधातुओं में क्या अंतर है। जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रॉन को देता है, वो त्याग करता है, और अधातु में इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अधातु में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, धातु में H+ होता है, अधातु में वो H- आदि वही धातु को जो है इलेक्ट्रॉन को देता है सर, धातु उसको ग्रहण करता है। दूसरा हो गया धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो करती है वो अलग ऑक्साइड, और फिर धातु का ऑक्साइड जब हम आए सर क्या थे, अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बना रही थी। तो ये सब टोटल जो है हम लोग पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की है, आप उसको से उसी से आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे आते देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे अब 15 में कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह के बिना एक महिला अपने सोने की कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है। वह तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है कि एक जासूस की तरह आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। देखिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने आभूषण को चमका के रखे, परंतु ये सावधान होना है कि वो आखिर वो जो व्यक्ति जिस विलयन में डाल रहा है वो विलयन है क्या। ऐसा कौन सा चीज है सर कि कोई भी धातु को आसानी से चमका देगा, और किसी भी धातु में यदि उसमें चमक पैदा करे तो उसमें तो घर्षण होगा, उसमें रगड़ होगा, इसका मतलब धातु तो घिसेगा ही। तो यहां पर वही घटना है। तो यहां पर क्या है कि वो जो महिला सोने की कंगन देती है और वो व्यक्ति जो है उस कंगन को जो है विलयन में डाल देता है, तो विलयन क्या होगा सर, अम्ल होगा। वो विलयन अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल जो है धातु को संक्षारित कर देती है, और सोना क्या है मेरा, धातु है। तो वहां पर जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। वो विलयन क्या होगा सर, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जो सोने की कंगन डालने पर वो सोने के कंगन को ऊपरी परत को पिघला देता है, संक्षारित कर देता है, जिसमें सोने का अंश जो विलयन में चली जाती है। इसलिए विलयन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो विलयन को फिर जो है विलयन से उस सोने का जो पिघला हुआ जो रूप है उसको वो निकाल सकता है। तब इसका सीधा आंसर देंगे सर, वो विलयन क्या है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। फिर आगे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 में, हम लोग ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात या लोहे की मिश्रातु का नहीं। इसका कारण बताइए। बहुत सारा कारण है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? तो सर पहले तो हम लोग अपने आमदनी को देखते हैं कि आमदनी मेरा कहां तक है, और फिर उसी में से कम बजट में से हमको बढ़िया चीज क्या मिलेगा, जितना बेहतर चीज मिलेगा हम लोग उसी को प्रयोग करेंगे, कम बजट में यदि बेहतर मिलता है। अब यहां पर है सर कि तांबा जो है इस्पात की तुलना में पहले सस्ता है, ये पहला पॉइंट हो गया। तांबा जो है इस्पात की तुलना में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ये हम लोग दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आता है कि सब तांबा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सबसे बड़ा पॉइंट है कि तांबा जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि इस्पात जो है या लोहा जो है वो अत्यधिक गर्म जल जो अब तो भाप बनेगी सर, जब गर्म जल का टैंक है तो भाप तो बनेगा। तो आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिससे वो जो बर्तन है सर जो हम लोग टैंक बनाए वो क्या हो जाएगा, आयरन का वो संक्षारित हो जाएगा। तब लोग क्या करेंगे, इसका सीधा आंसर लिखेंगे कि तांबा उष्मा तांबा यहां पर जो है इसका आंसर हम लिखेंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका सीधा आंसर लिखेंगे कि तांबा इस्पात की तुलना में सस्ती है, तांबा इस्पात की तुलना में ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक है, तांबा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि इस्पात जो है अत्यधिक गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करके अपना धातु ऑक्साइड बनाती है, जिससे धातु संक्षारित हो सकता है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं, जबकि इस्पात का नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलेगा कि यदि हम लोग कहीं पर त्रुटियां छोड़े हो किसी समीकरण में या कोई परिभाषा में, उसको हम लोग अगले वीडियो में बेहतर तरीके से पेश कर सके। धन्यवाद।